फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2021 के 5वें पेपर को, जो कि आपका सामाजिक अध्ययन का रहता है। ये 50 नंबर का आपका पेपर रहता है, ठीक है। और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि ये 2021 से पहले 2016 हो गया, आपका 2017 हो गया, इसके अलावा 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे। और आपको ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। और जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भाई बहन है उनके साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में सबसे पहले रहने वाले हैं। उसके बाद अतिलघु उत्तर प्रश्न भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए। बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक बाबरी, ये किस भाषा में उसने लिखी थी? तो आपको बताना कि जो तुजुक बाबरी थी, बाबर की आत्मकथा, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका नाम था तुजुक बाबरी, ठीक है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने 1583 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1583 में यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी को फारसी में भी अनुवाद किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुजुक बाबरी जो रियल तुजुक बाबरी थी, ठीक है, और जो ये लिखी गई थी बाबर के द्वारा, ये बाबर की आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि तुजुक बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा है। और ये बाबर ने लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की लैंग्वेज में। और इसे बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद किया गया था। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत में आया था? तो आपको बता देना कि वास्को डी गामा जो है वो 8 जुलाई 1497, ठीक है, 8 जुलाई 1497 की पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। और वह 20 मई 1498, ठीक है, 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है 20 मई 1498, ठीक है, 20 मई 1498। तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। और वैसे इसमें अगर कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता, यानी कि सारे ऑप्शन गलत दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक बोनस अंक मिल जाता है ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुँचा था, ठीक। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है। वानडिवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको बताना होगा कि जो वानडिवास का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सन 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना की विजय भी हो गई थी, ये भी रख लेना आपको याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है। सती प्रथा का जो अंत है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सती प्रथा का जो अंत है, यानी कि सती प्रथा को समाप्त किया गया, बहुत ही गलत प्रथा थी एक तरह से, तो इस प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया गया था उस समय, जिस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ बताया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था। और राजा राम मोहन राय की सहायता से ही ये कार्य कंप्लीट हो पाया था। सन 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय की फुल सहायता थी, इन्होंने प्रयास किया कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर। और प्रश्न संख्या 6 में आपको बताना है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम, आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सन 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है, आपको रख लेना याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जाना नहीं आपको कहीं पर भी, बने रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया सन 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? फटाफट आपको बताना है। तो कालाहारी का जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी महाद्वीप में भैया? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 है आपका। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो आपका
यहाँ पर बताया गया है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है, आपको ध्यान रख लेना है। और बताया गया कि उस सन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थापित है। रख लेना, आपको याद बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो कर लीजिए, जाकर प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। अभी आपका ये 2021 का पेपर चल रहा है, इसी तरह से 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। तो आपको जाना नहीं है कहीं, वो बने रहेगा हमारे साथ। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र वो किसे देता है? रख लेना आपको याद, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र, अगर वो त्यागपत्र देना चाहे, रिजाइन देना चाहे, तो किसे देगा वो आपको बताना है। तो वो देगा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कैसे देगा? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। ये केवल डीएलएड ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बताया गया कि रानीगंज कोयला खान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के आसनसील और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर? ये आपका झारखंड में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका, आप देख सकते होंगे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, संसद का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो बताना है आपको। संसद का निर्माण रोज लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों ही मिलकर संसद का जो निर्माण है वो करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पकड़ लीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर देख भी सकते होंगे फ्लो चार्ट के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया कि जो संसद है ये कैसे बनती है। इसमें लोकसभा भी आ जाती है, राज्यसभा भी आ जाती है और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो है वो संसद का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसद का जो है वो निर्माण कर देते हैं। ठीक है, बढ़ाना अपने प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। प्रश्न संख्या 12 है, बताया गया कि काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक जो है वो यहाँ पर पूर्वांचल बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इसके अलावा पूर्वांचल बैंक, इसके अलावा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो विलय वो 2019 में किया गया था। इन सभी संयुक्त बैंक का जो संयोजन है, स्वरूप जो है वो बड़ौदा यूपी बैंक बनाया था और इसका प्राथमिक बैंक यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। इन सभी बैंकों का जो विलय है वो किस में हो चुका है? प्राइमरी रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपका, डिबगोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है को जो डिबगोई तेल उत्पादक जो क्षेत्र है ये आपका यहाँ पर असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला तेल भंडार 1889 यानी कि 1889 में डिबगोई में खोजा गया था और ये आपका असम राज्य में है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। ठीक है, 3 तरह की। तो इसमें बताना है कि खरीफ की फसल आपकी कौन सी है। ठीक है, तो ये आपकी जो मूंगफली है ये आपकी खरीफ की फसल है और बताया गया कि एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। ये वायु वर्षा के द्वारा भूमि कटने से बचाती है। मूंगफली के दाने में 22 से 28% प्रोटीन होती है, 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट और 45 से 50% तक वसा यानी कि फैट भी पाया जाता है। तो मूंगफली आपकी कैसी फसल है? ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी खरीफ की फसल। ठीक है, जायद की फसल, तरबूज वगैरह हो गया ये। ठीक है, और बढ़ा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपका 15 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो देख लीजिए। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने के लिए कम से कम आपकी एज कितनी होना चाहिए? तो कम से कम आपकी जो एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु, वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या अब आपका 16 आ चुका है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है पहली बार ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 16 नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 नहीं है बल्कि ऊपर का ही प्रश्न ये रिपीट कर दिया, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल प्रश्न संख्या 16 है। ठीक है, यहाँ से अतिलघुत्तम प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। 50 नंबर वाले पेपर में 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 16वां नहीं होता है, तो वहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन धोखे से।
यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में प्रश्न संख्या 16 आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था, तो आपको पता ही होगा बाबर के बीच लड़ा गया था, और यहाँ से ही आपको पता होगा मुगल काल स्थापित हो गया था। तो ये बहुत ही मशहूर युद्ध है भारतीय इतिहास का। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, और इसमें इब्राहिम लोदी बेचारे मारे गए थे और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना में इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। बाबर ने बहलोल लोदी को पराजित कर लोदी वंश से यहाँ पर अंत कर दिया, और वहीं से फिर मुगल काल की स्थापना हो गई, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चल ही चुका होगा कि पानीपत का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपका। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि दीवानी कोही की जो स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी। दीवानी कोही की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवानी कोही नामक विभाग कृषि विभाग से संबंधित था। दीवानी कोही का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना, भूमि को खेती के योग्य बनाता था, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 18 है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर, ठीक है, और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बस आपको इतना बता देंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बता देंगे। इसके अलावा सुएज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है, यानी कि ये मानव ने ही बनाई है, जिसे बनाने में 10 वर्ष लगे थे। उस समय सन 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर आधिकारिक रूप से खोल दी गई थी। सुएज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही अफ्रीका में केप ऑफ गुड द्वीप से होकर जल यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर बताया गया है। पूछा जा रहा है सबसे पहले तो कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो सहारा का मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो सहारा का मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 92 लाख यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का लगभग 25% भाग कवर करता है। सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का जो शब्द है सबसे पहले इसका जो प्रयोग था वो 1968 में USAI के निदेशक विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। ये भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जिन्हें NDA सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इसी के साथ अब यहाँ पर बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष जगदीश धनखड़ जी हैं। सदन संयुक्त रूप से अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करता है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 22 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के अपने यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई, आपको ध्यान रखना है। और ये 1 जुलाई 1992 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया इस तरह से अलग अलग 1 जनवरी 1991 को और 1 जुलाई 1992 को स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा बताया गया कि प्रश्न संख्या 23 है आपका। प्रश्न संख्या 23, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत है। तो भारत जो है दुनिया के कुल भूमि का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो एरिया है वो दुनिया के कुल एरिया का 2.4% है, लेकिन दुनिया की आबादी का 16.7% है। यानी कि दुनिया में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसकी 16.7% जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर पाई जाती है। भारत एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल क्षेत्रफल यहाँ बताया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कृषि योग्य भूमि यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। कितनी है देख सकते होंगे आप यहाँ पर 7,30,413 वर्ग किलोमीटर है। कृषि योग्य भूमि कितनी, 7,30,413 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 24 है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना वो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा एम्फे कोलकाता में बने सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो सबसे
अधिक है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 32.42% है। 2020-21 तक भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 26 है आपका। यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपको पढ़ आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा में सदस्यों का विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम मैक्सिमम संख्या 250 तक हो सकती है, जबकि वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता जो है वो 245 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल अब ये सदस्यता की जो सदस्यों की जो संख्या है ये बढ़ने जा रही है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता ही होगा 2026 और 2027 में, ठीक है, 2026-27 में न्यू सेंसस होने जा रहा है, यानी कि जनगणना होने जा रही है, जिसके बाद ये सदस्यों की जो संख्या है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी में बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 27 है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति करता है, आपको ध्यान रखना होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या अब आपका यहाँ पर 28 है। अकबरनामा जो है वो किसकी रचना है? अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, अकबरनामा इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी बताना आपको। तो अकबरनामा की जो रचना है वो अल फजल ने की थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ अकबर की कहानी, ये अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातें निजी जानकारी थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। सर टॉमस रो ब्रिटेन का दूत था जिसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार की अनुमति लेना था। ये आपको रखना है याद। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है। सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, जो सीमा शुल्क होता है किसके द्वारा लगाया जाता है? सीमा शुल्क जो वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर केंद्र सरकार होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार ही संग्रहण भी करती है। और वर्तमान भारत में अधिकतम सीमा शुल्क 10% है। सबसे बड़ी संख्या में आयातित वस्तु में लगाए जाने वाला उच्चतम मूल्य शुल्क 10% ही है। इसके बाद यहाँ से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको अलग से क्लास में कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले की जितने भी क्लासेस हैं वो चैनल पर आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, PYQ की क्लासेस लगातार चैनल पर उपलब्ध हैं। आप पहले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।